स्क्रीन दिख रही है ना सबको? यस सर। यस सर दिख रही है। चलो ठीक है, मैं दिख रहा हूं? यस यस सर। चलो ओके, स्टार्ट करते हैं। सब लोग म्यूट कर लो माइक को। तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, हम सब पढ़ रहे थे किसके बारे में अभी तक? रिसर्च प्रोसेस के अंदर पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है? तो रिसर्च प्रोसेस में जो सारी बातें हमने कल टाइप्स की थी, रिसर्च के बारे में की थी, काफी हद तक बातें की थी। अब जो चीजें हमारे सामने आता है, जो पहला क्वेश्चन आता है कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, ठीक है? क्योंकि रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो सबसे मेन चीज है। तो रिसर्च प्रॉब्लम को समझने के लिए हम बात करेंगे कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, कि एक एजुकेशनल इशू है या फिर कह सकते हैं एक कंसर्न है जो कि इन्वेस्टिगेट करता है और जस्टिफाइज करता है रिसर्च स्टडीज को। किसका माइक अनम्यूट है पहले तो ये बताओ। जब मैं क्लास ले रहा हूं तो मुझे कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए क्लास में, इसीलिए पहले ही बोला है सबसे कि सब लोग म्यूट कर लो अपना माइक। ठीक है? तो हमें समझना है कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या है। तो रिसर्च प्रॉब्लम कह सकते हैं, एक साधारण भाषा में अगर कहें कि एक कोई भी, चाहे एजुकेशनल से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी इशू या कोई भी प्रॉब्लम हो, जिसमें क्या होता है कि एक इन्वेस्टिगेटर होता है जो कि रिसर्चर जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है? वो प्रेजेंट करता है और जस्टिफाई करता है रिसर्च स्टडी को, ठीक है? उस प्रॉब्लम को वो प्रेजेंट करता है और उसके बाद वो ये पता लगाता है कि इस प्रॉब्लम को जस्टिफाई करता है कि एक्चुअल में ये प्रॉब्लम है या नहीं, या एग्जिस्ट करती है या नहीं, ठीक है? उसके बाद दूसरी चीज आती है कि रिसर्चर मस्ट डिस्कवर एंड डिफाइन अ स्पेसिफिक टॉपिक प्रॉब्लम फ्रॉम अ ब्रॉड टू एंड जर्नल प्रॉब्लम एरिया। देखो, अभी मैं बता रहा हूं, इससे नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्लाइड में हम तुम्हें बताएंगे कि एक टॉपिक जो है वो प्रॉब्लम में कैसे कन्वर्ट होता है, उसका हम पूरा प्रोसेस जानेंगे, ठीक है? तो टॉपिक कह सकते हैं कि कोई भी एक टॉपिक ले लें या कोई भी एक प्रॉब्लम हम लोग ले लेते हैं, ठीक है? कोई एक बड़ी एरिया की प्रॉब्लम हम लोग ले लेते हैं, ठीक है? उसके बाद उसको हम क्या करते हैं, धीरे 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 जर्नलाइज करते हैं, जर्नल प्रॉब्लम एरियाज में आते हैं, ठीक है? चाहे देखो, समझो कि जैसे मान के चलो कि हमने कोई एक प्रॉब्लम ले ली, बड़ी प्रॉब्लम ले ली, ठीक है? फिर उसको धीरे 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 हम स्पेसिफिक की, मतलब जर्नल से जो स्पेसिफिक की तरफ हम लोग मूव करते हैं, ठीक है? कि एक ब्रॉड एरिया ले लिया, जैसे कि मान के चलो मुझे कोई एक टॉपिक लेना है फिजियोलॉजी से, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी से। फिर फिजियोलॉजी के अंदर मैं आऊंगा कि फिजियोलॉजी में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे नर्वस सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जितने सिस्टम्स है सब कुछ है। फिर सिस्टम से हम किसके ऊपर आएंगे, पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आएंगे कि उस सिस्टम में हम किसके ऊपर बात करें। जैसे अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम में बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, लीवर, किसके बारे में हम बात करें। तो मतलब क्या हुआ कि पहले हमने एक ब्रॉड एरिया लिया, फिर उसको कंसाइज करते 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 वी विल गो टू दी स्पेसिफिक पार्ट, ठीक है? उसके बाद लिखा है, थर्ड पॉइंट वैसे भी लिखा है, द स्पेसिफिक टॉपिक इज द रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक है? अब हमें समझना है कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, किसी भी एक रिसर्च प्रॉब्लम जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, ठीक है? तो जैसे कि तुम देख रहे हो, पहला पॉइंट लिखा है, इट शुड आस्क अबाउट अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। जब हम कोई टॉपिक ले रहे हैं या कोई प्रॉब्लम ले रहे हैं, तो उसमें क्या है कि वेरिएबल्स, जो उसके लिए हम वेरिएबल्स लेंगे, उनमें क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होनी चाहिए, ठीक है? फिर जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया कि इट शुड बी क्लियरली स्टेटेड, प्रिसाइज एंड कॉन्साइज, मतलब कि स्पेसिफिक होनी चाहिए, कॉन्साइज और छोटा भी होना चाहिए, ठीक है? इट कैन बी स्टेटेड एज अ क्वेश्चन और एज अ स्टेटमेंट इंडिकेटिंग द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, ठीक है? हम कह सकते हैं कि जो हमारी
जो हम इंडिकेट करते हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि एक उसको क्वेश्चन के रूप में भी ले सकते हैं कि हमारी जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो एक क्वेश्चन भी हो सकता है कोई भी, या फिर कोई एक स्टेटमेंट भी हो सकता है, ठीक है। और जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, ये जो हमारा प्रॉब्लम है ये क्या होगा, ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी स्टडी का, ठीक है। इट शुड बी टेस्टेबल बाय एम्पिरिकल मेथड, शुड बी पॉसिबल टू कलेक्ट डाटा एंड आंसर द क्वेश्चन। तो जैसे ही मैंने बात किया कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या हो गई, एक तरह का क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है। तो जब हम कोई भी प्रॉब्लम सेलेक्ट करते हैं तो ये हमें पता होना चाहिए कि दैट इट शुड बी टेस्टेबल, मतलब हम उसे टेस्ट कर सकें, उसके लिए हम डाटा कलेक्ट कर सकें। जैसे अगर मान के चलो मैं कोई एक स्टडी लेता हूं, इस पे हम और डिटेल में बात करेंगे आगे और एग्जांपल्स लेंगे, अभी मैं बेसिक पे बात कर रहा हूं तो तुम इसे समझ लो बस कि कोई भी जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसमें क्या होना चाहिए, वो एक टेस्टेबल होना चाहिए कि मतलब हम उसे टेस्ट कर सकें, ठीक है। उसके लिए हम, और किसी भी क्वेश्चन का सबसे मेन मोटिव क्या होता है कि हम उसे आंसर कर सकें, ठीक है। अब आता है सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे पास कि हम जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसको लोकेट कहां से करें, वेयर इज द रिसर्च प्रॉब्लम लोकेटेड। रिसर्च प्रॉब्लम को हम निकाले कहां से क्या लोग कैसे लोकेट करें उसे, अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को। तो इसमें क्या होता है कि लुक इन दी ओपनिंग पैराग्राफ एंड आस्क योरसेल्फ, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हमें कोई भी, अगर हम रिसर्च प्रॉब्लम को लोकेट कर रहे हैं तो हमें उसके बारे में पढ़ना है, देखना है और अपने आप से क्या पूछना है, वो ये बताया है कि व्हाट वाज द इशू और द प्रॉब्लम दैट द रिसर्चर वांटेड टू एड्रेस। मतलब पहला क्वेश्चन अपने से क्या पूछना है कि क्या क्या इश्यूज हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो एक रिसर्चर चाहता है बताना, ठीक है। जब हम एक प्रॉब्लम को लोकेट करते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि क्या इश्यूज या क्या प्रॉब्लम है जिसको हम दिखाना चाहते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछना है हमें, व्हाट इज द कंसर्न बीइंग एड्रेस्ड बिहाइंड दिस स्टडी। मतलब ये जो स्टडी, जो हम प्रॉब्लम ले रहे हैं, इसका कंसर्न क्या है, इससे हम क्या बताना चाहते हैं, इसके पीछे का हमारा उद्देश्य क्या है इस स्टडी को लेने का, ठीक है। ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं ये तुम्हारे में होगा लोकेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम, अगर तुम सिलेबस देखोगे, ठीक है। तो हम उस पर बात कर रहे हैं, ठीक। तीसरा क्वेश्चन क्या आता है कि व्हाट वाज द स्टडी अंडरटेकन इन द दिस फर्स्ट प्लेस। मतलब कि पहले प्लेस, मतलब कि जब हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टडी को, जब वी आर गोइंग टू स्टार्ट द प्रॉब्लम, और जब हम, तो वो जो फर्स्ट प्लेस होगा हमारा वो क्या होगा, मतलब उस स्टडी में हम कैसे आगे मूव करेंगे, ठीक है। और व्हाई इज दिस स्टडी इंपॉर्टेंट, जो हम प्रॉब्लम को ले रहे हैं, जो भी हम प्रॉब्लम सेलेक्ट कर रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस हमारी सोसाइटी में क्या है, हमारे लिए क्या है, हमारे सब्जेक्ट या हमारे फील्ड में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो हमें ये चीज को समझना है जब हम कोई भी प्रॉब्लम को सेलेक्ट कर रहे हैं या कोई भी प्रॉब्लम को लोकेट कर रहे हैं, ठीक है। अब समझो यहाँ पे जो मैंने पहले बात की कि व्हाट इज द डिफरेंस अमंग टॉपिक, प्रॉब्लम, पर्पस एंड क्वेश्चन। तो ये समझो कि एक जो टॉपिक है, ठीक है, वो क्वेश्चन में कैसे कन्वर्ट होता है, एक रिसर्च क्वेश्चन में कैसे कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो जब तुम ये देखोगे तो मैंने जैसे तुम्हें पहले ही बताया कि हम जो है वो जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ मूव करते हैं। तो जैसे सपोज करो डिस्टेंस लर्निंग होती है, डिस्टेंस लर्निंग के लिए तुमने देखा होगा कि एक हमारी यूनिवर्सिटी भी है जो डिफरेंट, इग्नू जो यूनिवर्सिटी है हमारी, वो डिस्टेंस लर्निंग के बहुत सारे कोर्सेज कराते हैं, ठीक है। तो सपोज करो कि मैंने एक प्रॉब्लम ले ली कि डिस्टेंस लर्निंग, मैंने एक टॉपिक सोचा डिस्टेंस लर्निंग, ठीक है। अब जो उसकी रिसर्च प्रॉब्लम होगी वो क्या होगी, वो रिसर्च प्रॉब्लम में कैसे कन्वर्ट होगा कि लैक ऑफ स्टूडेंट इन डिस्टेंस क्लासेस। तो मैं अब क्या देख रहा हूं कि जब मैं डिस्टेंस लर्निंग की बात करता हूं तो प्रॉब्लम क्या आती है कि जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उनकी बहुत कमी हो जाती है डिस्टेंस क्लासेस में, ठीक है। कि जैसे ऑनलाइन क्लासेस अभी चल रही है या तुम दूर से कोई और डिग्री कर रहे हो इग्नू से, तो उसमें क्या होगा कि तुम्हें क्लासेस वगैरह उतनी ज्यादा नहीं जाना पड़ेगा, ऑनलाइन चीजें ज्यादा होती हैं। और उसमें भी क्या है कि कई बार तुम प्रेजेंट रहोगे, कई बार एब्सेंट रहोगे, फिर भी चीजें जो है वो चलती रहेंगी। तो दूसरी चीज क्या हो गई कि वहां पे बच्चों की कमी होती है। फिर अब इसमें हम आगे अगर बढ़ते हैं इस टॉपिक के ऊपर और बात करें, तो टू स्टडी वाई स्टूडेंट डू नॉट अटेंड डिस्टेंस एजुकेशन क्लासेस इन दी एट अ कम्युनिटी कॉलेज। तो अब हम जब देखते हैं तो पहली चीज क्या होगी, हमने डिस्टेंस लर्निंग एक बड़ा एरिया लिया, उसके बाद हमने क्या देखा कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि जो बच्चे हैं वो डिस्टेंस लर्निंग में इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है।
अब जो हमारा पर्पस है उस स्टेटमेंट का, उसको अगर हम समझते हैं तो क्या समझते हैं कि हम ये देख रहे हैं कि इसमें क्या कमियां हो रही हैं, कि मतलब डिस्टेंस एजुकेशन जो क्लासेस हैं कम्युनिटी कॉलेज की, ठीक है, उसमें बच्चे क्यों नहीं इन्वॉल्व होना चाहते हैं, ठीक है, क्यों बच्चे नहीं जाना चाहते हैं। अब यहाँ पे तीनों चीज हमने डिसाइड कर ली। अब हम चौथी चीज पे पहुंचेंगे, तो कि हम इस पे, अब हम इस पे अगर शोध करना चाहते हैं, हम इस पे जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि डिस्टेंस लर्निंग में जो बच्चे हैं वो नहीं जुड़ पा रहे हैं, नहीं जुड़ना चाह रहे हैं कम्युनिटी कॉलेज में। तो हम क्या देखेंगे, तो हम फिर इसे टॉपिक कैसे बनाएंगे, डज द यूज ऑफ वेबसाइट टेक्नोलॉजी इन द क्लासरूम डिटर स्टूडेंट फॉर इनरोलिंग इन अ डिस्टेंस एजुकेशन क्लासेस। तो अगर हम इसमें एक रिसर्च प्रॉब्लम इसको बनाएं, तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम कोई एक वेबसाइट बना दें, एक कोई वेबसाइट डेवलप कर लें, जैसे तुम लोग अभी एक क्लास ले रहे हो जूम पे, तो अगर मैं एक वेबसाइट पर्टिकुलर बना दूं, तो जिससे क्या होगा कि जो हमारे बच्चे हैं डिस्टेंस लर्निंग में, वो ज्यादा से ज्यादा जुड़ पाएंगे। तो समझे कि कैसे एक जो ब्रॉड एरिया था डिस्टेंस लर्निंग का, उसको हमने पहले समझा कि उसमें बच्चे क्यों नहीं इन्वॉल्व हो रहे हैं। फिर उसके बाद हमने जाना कि बच्चे अटेंडेंस जो है वो अटेंड क्यों कम कर रहे हैं क्लासेस को, और उसके हिसाब से हमारे पास एक आइडिया आया कि अगर हम वेबसाइट बना देते हैं तो जो डिस्टेंस लर्निंग की क्लासेस है वो बहुत ज्यादा स्मूथली चलेंगी और बच्चों का एनरोलमेंट जो होगा उसमें ज्यादा होगा। समझ में आया? ठीक है। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं इस पे, तो ये चीजें इस पे डिस्कस करना नहीं मैं सोचता हूँ कि चाहिए, क्योंकि ये थोड़ी सी वैसे है कि कैन एंड शुड बी द प्रॉब्लम बी रिसर्च, मतलब कि जो हम प्रॉब्लम ले सकते हैं या लेनी चाहिए, वो प्रॉब्लम रिसर्च के लायक है कि नहीं। तो हम देखते हैं कि डू यू हैव द एक्सेस टू द रिसर्च साइट, साइट पे उसकी अवेलेबिलिटी है कि नहीं, जो हम पढ़ना चाहते हैं, जो हम रिसर्च करना चाहते हैं, या हमारे पास टाइम, रिसोर्सेस और स्किल्स हैं कि हम उस रिसर्च को कैरी आउट कर सके। हम अगर डिस्टेंस लर्निंग की बात करें कि हम वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो क्या हमारे पास इतनी स्किल है कि हम वेबसाइट डेवलप कर सकें, हमारे पास वो रिसोर्सेज हैं, वो हमारे पास टाइम है कि हम उस रिसर्च को आगे बढ़ा सकें। और शुड यू शुड यू स्टडी द प्रॉब्लम, मतलब हमें जब चाहिए, जब हम करना चाहते हैं रिसर्च प्रॉब्लम को, तो देन इट इज सेड दैट डज इट एडवांस नॉलेज, क्या हम जो डिस्टेंस लर्निंग का वेबसाइट का आइडिया ले रहे हैं वो क्या सही में हमारे नॉलेज को बढ़ाएगा, वो नॉलेज को एडवांस करेगा उस फील्ड में, डिस्टेंस लर्निंग की फील्ड में या एजुकेशन की फील्ड में उसका कोई रोल है, या दूसरा क्या है, ये प्रैक्टिस के लिए कंट्रीब्यूट करेगा, कोई भी प्रैक्टिस अगर हम करना चाहते हैं उससे रिलेटेड, तो क्या ये उसमें वेबसाइट का कंट्रीब्यूशन होगा। तीसरी चीज क्या है कि इज देयर अ नीड विच रिक्वायर्स अ रिजोल्यूशन, मतलब हमें उस वेबसाइट के लिए जो हम बनाना चाहते हैं उसमें क्या है, कुछ सुधार करना, कोई हम चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। अब दूसरा बात आती है हमारे ऊपर कि दूसरा जो टॉपिक है हमारा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक है। हमने बात की थी लोकेशन की पहले, अब हम बात करते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम को हमें आइडेंटिफाई कैसे करना है। सपोज हमने डिस्टेंस लर्निंग को, एक प्रॉब्लम को लोकेट कर लिया कि भाई वेबसाइट की एक प्रॉब्लम है, उसको हम उस पे काम करेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं तो रिसर्च प्रॉब्लम का जो सबसे पहला स्टेप है, जब हम रिसर्च में करने जाते हैं, तो वो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है कि हमें रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, कि कैसे हम, ठीक है, रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, कौन सी रिसर्च प्रॉब्लम हम लेने जा रहे हैं, ये हमारा पहला स्टेप होगा। दूसरा क्या होगा, जैसा मैंने तुम्हें बताया कि एक ब्रॉड एरिया लेंगे, जैसे हमने लिया था डिस्टेंस लर्निंग का, फिर धीरे 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 3 से 4 स्टेप में एक टॉपिक को हम क्वेश्चन के रूप में बनाएंगे, या एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के रूप में हम उसको कॉन्साइज करते हैं, ठीक है। तो जर्नल से हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। लेकिन हमें क्या देखना है कि जो हम प्रॉब्लम ले रहे हैं, दैट शुड मस्ट बी अराइज फ्रॉम द रियल वर्ल्ड सेटिंग और बी जनरेटेड फ्रॉम द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, मतलब जो भी हमने आइडिया, जो भी हमने प्रॉब्लम या कोई भी जो हम स्टेटमेंट लेते हैं, वो जनरली क्या होना चाहिए, रियल वर्ल्ड से रिलेटेड होना चाहिए या फिर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में होना चाहिए, मतलब कि उसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स में कुछ वर्णन होना चाहिए। म्यूट करो माइक सब लोग अपनी। आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट अगेन एंड अगेन, बहुत काम की चीज है, तुम्हारे काम आएगी।
फिर एग्जाम में कुछ भी पूछोगे तो मैं नहीं बताऊंगा एग्जाम से पहले, इसीलिए एक एक चीज स्पेसिफिकली समझा रहा हूं, दिखा रहा हूं, तो उसे ध्यान दो, ठीक है। और तुम्हारी वजह से जो एक लोग अनम्यूट करते हो उससे लोगों तुम्हारे 25-30 भाइयों का टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। तुम्हें अगर जरूरत नहीं है तो औरों को जरूरत है, उन्हें पढ़ने दो, और बीच में माइक अनम्यूट मत करो, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, टू अप्रोच सॉल्व। तो हमें क्या देखना है, जब हमने एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया तो हमें क्या देखना है कि हमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है साइंटिफिक वे में। जो भी साइंटिफिक तरीके दिए हुए हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, हमें उनके थ्रू मूव करना है, ठीक है। और वो कैसे होगा, जब हम उससे रिलेटेड जितने भी लिटरेचर मतलब कि किसी भी बुक में दिया हो, किसी भी जितनी भी रिसर्च जर्नल्स पब्लिश होती हैं, जो जर्नल्स आती हैं, न्यूज़पेपर्स, किसी भी चीज में जो भी उस मेरे टॉपिक से रिलेटेड जो भी मैटर दिया है, मतलब डिस्टेंस लर्निंग के बारे में अगर मैं बात करूं तो जो भी दिया है मुझे सर्च करना है कि डिस्टेंस लर्निंग के बारे में आज तक कितनी रिसर्चेस हुई, इससे पहले कितना काम हुआ, ये सारी चीजों को देखते हुए हमें चलना है, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है, कि इसमें क्या होगा, हमें क्या समझना है कि बेसिक मेजरमेंट और स्टैटिकल इशू क्या है। जब हम कोई भी एक प्रॉब्लम को लोकेट करते हैं तो हम देखते हैं कि उसको कैसे हम मेजर करेंगे, मतलब असाइनिंग द स्कोर को कैसे देंगे, और उसमें स्टैटिकल इश्यूज क्या क्या स्टैटिस्टिक्स उसमें लगेगी, ठीक है। फिर हमें क्या देखना है कि प्रॉब्लम जो है उसको हम कैसे लिखेंगे, प्रॉब्लम को हम कैसे लिखेंगे एप्रोप्रिएट राइटिंग स्टाइल में, ठीक है। ये माइक किसने अनम्यूट किया है, रमेश पाल कौन है, रमेश पाल, रमेश पाल, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं सॉल्व प्रॉब्लम इन अ साइंटिफिक वे, जो मैं बता चुका हूं, लिटरेचर के बारे में भी बता चुका हूं, ठीक है, और साइंटिफिक क्वेश्चंस के बारे में भी मैं बता चुका हूं। अब हम मूव करते हैं, किसकी तरफ, गाइडलाइंस। क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए किसी भी एक टॉपिक को जब हम सेलेक्ट करते हैं, या हम जब कोई एक प्रॉब्लम के बारे में ढूंढते हैं तो क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए। पहला क्या है कि कोशिश करना चाहिए हमें कि जो हम प्रॉब्लम ले रहे हैं वो हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर की प्रॉब्लम कोई देख के अगर हम लेते हैं तो वो ज्यादा सही होगा। क्यों, क्योंकि बिगिनिंग में मास्टर डिग्री के लिए जो होता है वो क्या है, अगर हम बिगिनिंग में कोई चीज सीखना चाहते हैं तो अगर हम कैंपस के अंदर लेते हैं तो हम उससे क्या होगा कि हम अपने साथियों को भी मोटिवेट करेंगे और हम अपने आसपास की चीजों के बारे में जानेंगे, समझेंगे, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि जब भी हम कोई टॉपिक को सेलेक्ट करें, आइडेंटिफाई करें या लोकेट करें, उसमें हमें क्या है कि अपने जो भी प्रोफेसर, सीनियर प्रोफेसर या कोई रिसर्च स्कॉलर हैं उनकी मदद हमें हमेशा लेनी चाहिए, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है कि हमें उनकी मदद हमेशा लेनी चाहिए। किसी की माइक अनम्यूट है सर, आवाज क्लियर नहीं आ रहा। ये रमेश पाल कौन है, रमेश पाल कौन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, दूसरी चीज हमने बात कर ली थी। तीसरी चीज क्या है कि जब हम एक पेपर को सर्च करते हैं तो हमें क्या देखना चाहिए कि जब भी हम कोई एक टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, रमेश पाल कौन है यार की, सर उनके वजह से डिस्टर्ब हो रहा है सर, आवाज भी किसी को नहीं आ रहा है सर। मैं समझ रहा हूँ यार, मैं भी क्या करूँ, मैं तो ट्राई कर रहा हूँ उसे म्यूट करने की, बट
अब ये नारायण यादव कौन है जिसने अनम्यूट किया माइक को? जब तक मैं नहीं बोलूंगा nobody will unmute your mic until unless I will not speak. ठीक है, अब तीसरी बात करते हैं किसकी? 10 मिनट बचा है, तुम्हारा ही टाइम वेस्ट होगा, तुम्हारे ही कोई दिक्कत होगी। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? रीड अ रिव्यू रिसर्च पेपर। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, कोई जर्नल, कोई रिसर्च पेपर या कोई भी टेक्स्ट बुक जिसमें तुम्हारे टॉपिक से रिलेटेड चीजें दी हो, उन्हें हमें पढ़ना है, उन्हें हमें समझना है और उसके हिसाब से हमें टॉपिक को सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि होना चाहिए जब हम एक टॉपिक सेलेक्ट करते हैं। तो पहली चीज क्या कहती है हमारी कि सिग्निफिकेंस टू द फील्ड। मतलब सिग्निफिकेंस से मतलब क्या है कि हमें ये समझना होगा कि उस जो हम स्टडी या जो हम प्रॉब्लम ले रहे हैं, ठीक है, उससे हमारी फील्ड में, इन द सेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन की जो हमारी फील्ड है उसमें, या फिर हमारे डिसिप्लिन में, या हमारे जो भी प्रोफेशन है उसमें क्या योगदान होगा उसका। तो ये हमें पहली चीज जो ध्यान रखनी चाहिए किसी भी एक प्रॉब्लम को सेलेक्ट करने से पहले। ठीक है, दूसरी चीज क्या कहती है कि ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी मतलब कि कोई भी रिसर्च टॉपिक जो हम लेते हैं, ठीक है, वो क्या होना चाहिए? अपने आप में यूनिक और अपने आप में नया होना चाहिए। ये हमें चीज करना चाहिए। सेलेक्टर सबसे दूसरी चीज क्या हमें ध्यान देनी चाहिए कि वो टॉपिक क्या होना चाहिए? न्यू होना चाहिए और यूनिक होना चाहिए। ठीक है, जो कि हमारे फील्ड में सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सके। दूसरा, फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी फिजिबिलिटी मीन्स ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एसेंशियल कंसिडरेशन है जिसको हम जब भी सेलेक्ट करते हैं कोई भी एक प्रॉब्लम तो ध्यान रखना चाहिए। ठीक, फिजिबल मतलब क्या होता है वो समझो कि मतलब टाइम, जो सब्जेक्ट जो हम जिनके ऊपर रिसर्च करने जा रहे हैं वो जो सब्जेक्ट है उनकी अवेलेबिलिटी, ठीक है, उसके बाद फैसिलिटीज, इक्विपमेंट, पैसे, और जो भी इथिक्स हैं, इथिक्स मतलब मोरल वैल्यूज कह सकते हो, वो सारी चीजों को हमें ध्यान में रखना चाहिए जब हम एक कोई भी टॉपिक को सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, फिजिबिलिटी का मतलब ये होता है कि मतलब उस टॉपिक को जो हमने सेलेक्ट किया वो हमें, उसमें हमारा पैसा कितना इन्वेस्ट होगा, हमें सब्जेक्ट जो हैं जिनके ऊपर हम रिसर्च करना चाहते हैं वो आसानी से मिलेंगे कि नहीं, कितना उसमें टाइम लगेगा, जो हमें मीजर करना है उसके लिए इक्विपमेंट है कि नहीं। सपोज अगर मुझे किसी की पर्सनालिटी के बारे में जानना है तो उसके लिए क्वेश्चनर है कि नहीं। ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, चौथी चीज क्या बोलता है? एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट। बहुत सारी ऐसी रिसर्च होती हैं जब हम वो परस्यू करना चाहते हैं, जब वो हम करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है हमें, उसमें क्या होता है हमें कि उस टाइम पे हमें जरूरत पड़ती है किसकी? सपोर्ट की, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट की। जैसे अगर तुम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कोई रिसर्च करना चाहते हो तो अगर मान के चलो कि तुम किसी का 2 4 5 या 10 लोगों का ग्लूकोज लेवल चेक करना चाहते हो, ठीक है, तो तुम्हें क्या होगा? ग्लूकोमीटर की जरूरत पड़ेगी। अब अगर मान के चलो तुम्हारे यूनिवर्सिटी में ग्लूकोमीटर अवेलेबल है, तो अगर तुम्हें वो चाहिए किसी भी स्टडी के लिए तो तुम्हें क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेटिव से परमिशन लेनी पड़ेगी, मिलना पड़ेगा और उनका सपोर्ट चाहिए होगा। देन ओनली यू आर एबल टू परस्यू दैट पर्टिकुलर रिसर्च। तो ये भी हमें जरूरत होती है जब हम कोई रिसर्च प्रॉब्लम को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, पीयर सपोर्ट। पीयर सपोर्ट मतलब क्या हो गया कि पीयर सपोर्ट मतलब जो तुम्हारे फ्रेंड सर्कल है उनका भी सपोर्ट होना चाहिए उस पर्टिकुलर। उसके लिए हो सकता है कि कुछ चीजें जो तुम ना कर पाओ या तुम ना समझ पाओ वो तुम्हें बता दें, और चीज जो जो तुम्हारी रिसर्च प्रॉब्लम है वो और उससे बन सकती है। ठीक, फिर बात आता है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट। वही चीज मैंने जैसे तुम्हें बताई कि अगर तुमने मान के चलो वॉलीबॉल, या तुमने मान के चलो अपने यूनिवर्सिटी के ऊपर रिसर्च किया कि मैं जानना चाहता हूं कि जो गोल्फ के प्लेयर्स होते हैं उनका मेंटल स्टेट क्या होता है। तो अब क्या होगा कि जब
उनकी पर्सनालिटी कैसी होती है, सपोज मैं जानना चाहते हो तुम लोग, तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि तुम्हें ढूंढना पड़ेगा कि गोल्फ के प्लेयर्स कहाँ मिलेंगे, क्योंकि तुम्हारे यूनिवर्सिटी में तो रेयरली मिल सकते हैं। तो इस सब सिचुएशन में क्या होता है, तो हम क्या सोचेंगे, देखेंगे कि जो चीज हमें आसानी से अपने कैंपस में या अपने आसपास के एरिया में मिल जाए और साथ ही साथ वो प्रॉब्लम क्या हो, यूनिक हो, देन वी हैव टू सेलेक्ट दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम और आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ठीक है। उसके बाद रिसर्चर्स कॉम्पिटेंसी, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है कि हमें हमेशा वो टॉपिक लेना है जिसपे हमें पता हो कि हम काम कर सकते हैं, हमारी कितनी कैपेबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें कोई भी टॉपिक लेना चाहिए। ठीक है। उसके बाद कहता है एथिकल कंसिडरेशन। एथिकल कंसिडरेशन मतलब वही चीज कि मोरल वैल्यूज और एथिक्स, जो एथिक्स होते हैं उनसे रिलेटेड, वो कहीं हमारे प्रॉब्लम में सेक्रीफाइस तो नहीं होगा, हमें कभी एथिक्स तो नहीं छोड़ना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है। जो प्रॉब्लम लें वो क्या होनी चाहिए, सॉल्वेबल, मतलब कि रिसर्चेबल, मतलब कि कोई ऐसी प्रॉब्लम ले जिसपे एक्चुअल में रिसर्च हो पाए। अगर हमने एक ऐसी प्रॉब्लम ले ली जिसपे हम आगे कुछ कर ही नहीं सकते, सब्जेक्ट ही अवेलेबल नहीं है, लिटरेचर भी अवेलेबल नहीं है, हमें उसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो फिर क्या होगा कि हमारी जो प्रॉब्लम है, जो रिसर्च है, वो अधूरे में रह जाएगी। तो वी आर नॉट गोइंग टू सेलेक्ट दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ठीक है, जो कि रिसर्चेबल ना हो, या कह सकते हो जो कि आंसरेबल ना हो, जिसका हम आंसर ना दे सकें। ठीक है। फिर बात होती है किसकी, करंटेबल, मतलब करंट मतलब क्या हो गया कि जो कहते नहीं है कि करंट प्रॉब्लम से रिलेटेड। ठीक है। कि जैसे कोई एक करंट प्रॉब्लम हमारे प्रोफेशन में अगर चल रही हो, ठीक है, तो हमें टॉपिक क्या लेना चाहिए कि कुछ सोचना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हम न्यू या यूनिक टॉपिक ले सके, मतलब जो करंट सिनेरियो के ऊपर बात चल रही है उससे रिलेटेड हो। ठीक है। इंटरेस्टिंग मतलब कि थोड़ा टॉपिक ऐसा होना चाहिए कि क्या हो कि इंटरेस्ट क्रिएट करे। ठीक है। और दूसरी चीज लास्ट क्या कहता है, लास्ट क्या, थर्ड लास्ट मतलब क्लियर एंड एम्बिजियस, मतलब कि वो कैसा होना चाहिए कि द रिसर्च प्रॉब्लम सेलेक्टेड शुड बी क्लियर इन इट्स एबिलिटी। ठीक है। मतलब उसमें वो क्षमता होनी चाहिए कि वो हम कर सके, टू रिफ्लेक्ट एंड गिव क्लूज रिगार्डिंग द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द मेथोडोलॉजी। और कैसी होनी चाहिए कि उस प्रॉब्लम के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम के थ्रू हम, वो हमें ऐसा क्लू दे कि जिससे कि हमें पता चले कि क्या क्या मेथोडोलॉजी और आगे के जो एस्पेक्ट्स हैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड, उसको हम कैसे फुलफिल करेंगे या कैसे हम उसे सर्च करेंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं इंपीरिकल और वेरिफिकेबल। वेरिफिकेबल मींस साइंटिफिक, इंपीरिकल का मतलब ये समझो कि बेस्ड ऑन दी एक्सपीरियंस कह सकते हो। ठीक है। और वेरीफाई, जैसे तुमने सबने देखा होगा कि जब कोई मैथ का सवाल हम करते हैं तो उसमें वेरीफाई करते हैं क्वेश्चन को, मतलब क्रॉस क्वेश्चन की तरफ करते हैं कि हाँ एक्चुअल में जो मैंने लिया है वो सही है या नहीं है। ठीक है। तो हम उसे वेरीफाई करते हैं। रिलीवेंट मतलब क्या होना चाहिए, जो हमारा प्रोफेशन है उससे रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है। और सिस्टमेटिक, जो कि लास्ट टॉपिक है, मतलब कि एक सिस्टम में होना चाहिए। सिस्टम इन द सेंस ऑफ कि जो हमारा पैरामीटर है या जो हमारे क्राइटेरिया है ना, उसके अंदर आना चाहिए। ठीक है। जो प्रॉब्लम हम सेलेक्ट कर रहे हैं ना, क्या होनी चाहिए, सिस्टमेटिक, मतलब कि हमारे क्राइटेरिया और पैरामीटर के अंदर होनी चाहिए। ठीक है। ओके। लास्ट 5 minutes for question answer. You can ask me if you have any doubt. Anyone? सर एक ही आदमी एथिक्स अनम्यूट समझा करना दिए, और वही एथिक्स बोलना। है क्या पर्टिकुलर? क्या चीज? एथिक्स के बारे में। यस सर। अच्छा, एथिक्स तुम कह सकते हो एक तरह से मोरल वैल्यूज जो होती है ना, जो तुम्हारी मोरल वैल्यूज है। जैसे कि मान के चलो, अगर तुम बात करो कि तुमने किसी का डाटा लिया, ठीक है, तुमने स्टूडेंट्स का डाटा लिया, ठीक, उसके बाद इथिक्स क्या कहता है कि किसी का डाटा कहीं से मत चुराओ, मतलब कि कहीं और स्टडी ऑलरेडी हो चुकी है और तुमने क्या किया कि वहां से वो डाटा उठा लिया, ठीक है, और अपने स्टडी में यूज कर लिया। तो मतलब क्या हो गया कि ये जो इथिक्स है या कह सकते हो जो मोरल वैल्यूज हैं उनके खिलाफ है। ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है। कि
कोई भी जो हमारी प्रॉब्लम हो वो ऐसी नहीं होनी चाहिए जो एथिक्स को हर्ट करे। तो मतलब कि कहीं से डाटा ले लिया, या फिर जैसे डाटा जो है या स्टैट्स जो है वो कुछ भी कर दिया, ये सारी चीजें हमें ध्यान देना चाहिए। और कोई? सर सिग्निफिकेंस टू द फील्ड, सर इसके बारे में थोड़ा हाँ, बताइए। सिग्निफिकेंस मीन्स कह सकते हो, सिग्निफिकेंट थोड़ा साइंटिफिक टर्म है, अगर सिंपल टर्म में बात करो तो इंपॉर्टेंस कह सकते हो कि उस जो हमने प्रॉब्लम ली है उसकी हमारे फील्ड में क्या इंपॉर्टेंस है हमारे प्रोफेशन में उसका। अगर मैं ये रिसर्च करता हूँ, जैसे अगर मैं मान के चलो डिस्टेंस लर्निंग पे ही बात करूं, तो डिस्टेंस लर्निंग की अगर मैं बात करता हूँ तो डिस्टेंस लर्निंग का क्या हमारे फील्ड में कोई योगदान होगा? क्या वो जो मेरी स्टडी है कि मैं एक वेबसाइट बना लूं, उससे हमारे फील्ड में, हमारे प्रोफेशन में, हमारे प्रोफेशन का कोई उत्थान होगा? कोई हमारे प्रोफेशन में उसका कंट्रीब्यूशन होगा? ये मतलब हो गया सिग्निफिकेंस का। और एनीवन सर एल्स? जो इम्पीरिकल मेथड्स हैं वो मतलब करके सीखना को कहते हैं क्या? जो एक्सपीरियंस होता चला जाता है उसको वेरीफाई करते जाते हैं, जो करके सीखते हैं उसको इम्पीरिकल मेथड्स कहते हैं क्या? हाँ, जैसे कि मतलब वेरिफिकेशन तुम कह सकते हो कि जैसे चीजों को, जैसे मैथ का एक क्वेश्चन लेते हो, तुम्हारा आंसर आ जाता है, फिर क्या करते हो तुम? दूसरी चीजों, दूसरा एक मेथड लगा के उसे वेरीफाई करते हो ना कि जो मेरा आंसर आया वो सही है कि नहीं। तो इसी तरह क्या करना है कि जब तुमने एक स्टडी ली, अब तुम देखोगे कि उससे रिलेटेड बहुत सारी स्टडीज हो रखी हैं या जितनी भी लिटरेचर उससे रिलेटेड हैं, तो तुम उन्हें वेरीफाई करोगे कि हाँ मतलब इन पे काम हो सकता है, ऐसा काम हुआ है। ठीक है, ये चीज है। और कोई? और कुछ? सर अभी आपने एक सेंटेंस बोला था सर, कोई भी रिसर्च प्रॉब्लम, जो हाँ भी हम रिसर्च प्रॉब्लम ले रहे हैं वो टेस्टेबल होना चाहिए। हाँ तो अगर सर हमें प्रॉब्लम हाँ। पता है तो उसको टेस्ट करने की क्या जरूरत है? नहीं, जैसे समझो बात को, टेस्ट करने की वहां जरूरत पड़ती है कि तुम्हें, जैसे मान के चलो मैंने ले लिया कि मैंने कोई भी प्रॉब्लम ले ली, ठीक है। अब मान के चलो अगर मैंने एक इंजरी के ऊपर बात की, ठीक, अगर इंजरी के ऊपर मैंने बात की, अगर मैं एक टॉपिक ले रहा हूँ, प्रॉब्लम ले रहा हूँ इंजरी से रिलेटेड, ठीक है, मैंने ले लिया। अब मैं क्या देख रहा हूं कि वो टेस्टेबल, मतलब टेस्टेबल इन द सेंस कि उसका कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, ठीक है। जब तक उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा, जब तक मैं कुछ लोगों का इंजरी के ऊपर काम नहीं करूंगा, बात नहीं करूंगा, उससे रिलेटेड स्टडी देखूंगा नहीं कि लोगों ने क्या क्या काम किया है, अच्छा मतलब इंजरी के ऊपर काम किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, तो तुम कैसे बताओगे, कैसे तुम एक कंक्लूजन पे आओगे? कोई जरूरी थोड़ी है कि जो मैंने इंजरी की एस्पेक्ट लिया वो सही हो सकता है उस पर और ज्यादा काम हो चुका हो, या हो सकता है उस पर कुछ अहम ऐसे चीजें हो जो छूटी हो जिसपे हमें लेना चाहिए। अगर मैं किसी चीज को कह रहा हूं तो वो, जैसे मैं अभी अगर कुछ कह रहा हूं तो वो कैसे प्रूफ हो रही है? तो रही है, लेकिन जब जब मैं तुम्हें उसको बुक में से निकाल के तुम्हें तुम्हारे सामने दिखाऊंगा तभी तो तुम उसे प्रूफ मानोगे। तुम्हारे मेरे कहने से तो कोई चीज सही नहीं हो जाएगी। तो ये मतलब समझो कि कोई चीज तुम्हारे दिमाग में आ गई, अगर आइडिया आ गया तो वो जरूरी नहीं है कि वो सही हो, ठीक है। तो हमें उसका कंक्लूजन निकालना होगा, हमें देखना होगा, उसके बारे में जानना होगा।